स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर कोटद्वार से। आपको बता दें, घर से लापता हुए 3 बच्चों के शव बरामद किए गए। दुगज्जा के पास खोह नदी में मिले बच्चों के शव और खोह नदी में स्कूटी और तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। तीनों बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम की स्थिति है। खोह नदी में स्कूटी और तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि ये तीनों बच्चे हादसे का शिकार हुए। तीनों बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम की स्थिति है। गिरीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गिरीश, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी तीनों बच्चों की मौत के बारे में? जी, मैं आपको ये बता दूं कि 9 सितंबर शुक्रवार का मामला है। ये तीनों बच्चे घर से गायब हो गए थे, जो कि एक स्कूटी लेकर गए हुए थे। जब ये बच्चे घर नहीं पहुंचे तो इसकी सूचना थाने में दी गई। थाने में इनकी रिपोर्ट भी 9 तारीख को दर्ज कर ली गई थी। मैं आपको बता दूं, आज जैसे ही यह सूचना मिली कि यह बच्चे खोह नदी कोटद्वार से दुगड्डा मार्ग पर मात्र 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद खोह नदी पर बच्चों की बॉडी वहां पर देखी गई, जो कि थोड़ा बहकर नीचे आ गई थी पानी होने की वजह से। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस में भी हड़कंप मच गया। और मैं बताऊं, कोटद्वार और दुगड्डा की पुलिस मौके पर रेस्क्यू कार्य कर रही है, जिसकी वजह से हम विजुअल अभी नहीं यहाँ पर दे पाए हैं। और पुलिस वहां पर जुटी हुई है। जैसे मेरी अभी वहां पर कोतवाल से बात हुई है तो मौके पर ही है। तीनों बच्चों, एक बच्चे के सर पर बताया जा रहा है कि सर में गंभीर चोट लगी हुई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूटी एक हादसा हुआ है, हादसे की वजह से स्कूटी गिरी है और बच्चे के सर पर काफी चोट लगी है। ठीक है गिरीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात यूके SSSC पेपर लीक की भी कर लेते हैं, क्योंकि यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। पूर्व असिस्टेंट दिनेश चंद्र ने दारोगा भर्ती को लेकर राज उगल दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। एसटीएफ की पूछताछ में दिनेश चंद्र ने खोले कई राज। विजिलेंस की रडार पर आ सकते हैं 30 से 35 दारोगा। धांधली के इनपुट के आधार पर विजिलेंस ने शुरू की है जांच। और देखिए, एसटीएफ की पूछताछ में दिनेश चंद्र ने कई राज खोले हैं। विजिलेंस की रडार पर अब 30 से 35 दारोगा आ सकते हैं। धांधली के इनपुट के आधार पर विजिलेंस ने जांच की शुरुआत की थी। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे कई खुलासे भी होते जा रहे हैं। एसटीएफ की पूछताछ में दिनेश चंद्र ने कई राज खोल दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व असिस्टेंट दिनेश चंद्र ने दारोगा भर्ती को लेकर कई राज उगले हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि विजिलेंस के रडार पर अब 30 से 35 दारोगा आ सकते हैं। धांधली के इनपुट के आधार पर विजिलेंस ने जांच की शुरुआत की थी और इस मामले में ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। विनोद, बताया जा रहा है कि दिनेश चंद्र ने कई राज खोले हैं। किस तरीके से सवाल पूछे गए, क्या उन्होंने जवाब दिया और अब क्या माना जाए कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बताया जा रहा है कि 30 से 35 दारोगाओं पर भी गाज गिर सकती है। बिल्कुल जया, देखिए, पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व असिस्टेंट ऑफिसर हैं दिनेश चंद्र और वो इस पूरे मामले में पहले ही एसटीएफ को गिरफ्तार कर चुकी है और एसटीएफ लगातार अब उससे पूछताछ कर रही थी, जिसमें 2015 में जो 339 दरोगा की डायरेक्ट भर्ती हुई थी उसको लेकर कई राज दिनेश चंद्र ने खोले हैं। यानी जो पूर्व में हाकम सिंह जेल जा चुके हैं और कई अधिकारी और कर्मचारी एसटीएफ की रडार पर है, तो तमाम कई ऐसे राज दिनेश चंद्र ने खोले हैं। हालांकि 2015 में जो भर्ती डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की हुई है उसकी शासन की ओर से विजिलेंस इंक्वायरी करने के निर्देश दे दिए गए थे। पूरे मामले में विजिलेंस ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के पास में, यानी पुलिस हेडक्वार्टर के पास ऐसे इनपुट्स थे कि 2015 की जो दरोगा की भर्ती हुई है उसमें भी धांधली हुई थी, जिसके आधार पर विजिलेंस को जांच सौंपी गई है, जांच कर रही है। लेकिन यूके SSSC में जो भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई है उसमें करीब 35 से ज़्यादा अब तक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें लगातार एसटीएफ सवाल जवाब उन कर्मचारियों से कर रही है जो अब तक जेल जा चुके हैं। उसी क्रम में दिनेश चंद्र जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट ऑफिसर हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, जिसमें कई ऐसे राज दिनेश चंद्र ने खोले हैं जो 2015 की भर्ती से जुड़े हुए हैं। यानी बड़ी संलिप्तता
हाकम सिंह की भी हो सकती है, कई ऐसे अधिकारियों की भी हो सकती है जो 2015 की भर्ती में, यानी जो सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती थी उसमें कई महत्वपूर्ण संलिप्तता उनकी हो सकती है। तमाम एसटीएफ उसमें जांच कर रही है, लेकिन बड़े राज दिनेश चंद्र ने एसटीएफ को बताए हैं कि आखिरकार अब 2015 की भर्ती से कई ऐसे पर्दे उठ सकते हैं, यानी करीब 30 से 35 ऐसे दरोगा हैं जो पूरे गलत तरीके से जो दरोगा बने हैं सब इंस्पेक्टर। बिल्कुल, यानी कि ये साफ है विनोद, ये साफ है कि इन पर गाज गिर सकती है इस राज के खुलने के बाद। हालांकि थोड़ा इंतजार और करना होगा क्योंकि कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में हुए भर्ती घपला मामले में लगातार बैठकों का दौर जारी है और सीएम धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। आज सीएम धामी युवाओं के भविष्य और नई भर्तियों को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव और तमाम विभागों के बड़े अफसरों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जिला सहकारी बैंक में भर्ती में गड़बड़ी का मामला अब सामने आया है और आपको बताएं कि गड़बड़ी करने वाले कई अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। जांच समिति इस सप्ताह शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और भर्ती में अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को भर्ती कराया गया है। ये आरोप पहले लग रहे थे और देखिए जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे कई बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। गड़बड़ी करने वाले कई अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। और उधर उत्तराखंड में हुए भर्ती घपला मामले में लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और ताबड़तोड़ बैठकों का दौर सीएम धामी ले रहे हैं। आज सीएम धामी युवाओं के भविष्य और नई भर्तियों को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव और तमाम विभागों के बड़े अफसरों के साथ अहम बैठक करेंगे। इससे पहले सीएम धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई जा रही अलग अलग विभागों की भर्तियों और लोक सेवा आयोग से इन भर्तियों को कराने के आदेश उन्होंने जारी किए थे और आज एक बड़ी बैठक, अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव होंगे मौजूद। इसके अलावा आपको बताएं कि सीएम धामी की तरफ से लगातार निगाहें बनी हुई है नई भर्तियों को लेकर। आज सीएम धामी बैठक करने जा रहे हैं। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और विनोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं विनोद, क्योंकि लोक सेवा आयोग से नई भर्तियां कराने की लगातार बात सामने आ रही है। आज एक बड़ी बैठक भी सीएम की होने जा रही है। कब ये बैठक होगी, क्या इसका मकसद है और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे सचिवालय में पहुंचेंगे और जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो परीक्षा धांधली हुई है उसके बाद में जितनी भी परीक्षाएं अब तक खारिज की गई हैं उनको लोक सेवा आयोग से कराने को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पूर्व में कह चुके हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन अब इंतज़ार युवाओं को भी है कि जल्द से जल्द ये परीक्षा हो ताकि जो एक टकटकी और आस में बैठे युवा हैं उनको जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखे, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा में धांधली हुई है और उसके चलते तमाम भविष्य युवाओं का मझधार में यानी अधर में लटका हुआ है, उसको देखते हुए एक बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री करेंगे और जल्द से जल्द जितनी भी परीक्षा अब तक खारिज की गई है तो उनको लोक सेवा आयोग की ओर से कराए जाए। उसको लेकर तमाम विभागों के विभागाध्यक्षों और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के साथ में बातचीत करेंगे, क्योंकि अब ये डिमांड जरूर राज्य में उठने लगी है कि जितनी भी परीक्षाएं अब तक UKSSC के द्वारा कराई जाती थी लेकिन वो भर्ती धांधली के बाद में खारिज हो चुकी है, उनको जल्द से जल्द कराया जाए, चाहे कोई भी माध्यम हो या UKSSC की तरफ से कराया जाए या लोक सेवा आयोग की कराया जाए। लेकिन अब युवाओं की डिमांड यही है कि जल्द से जल्द भर्ती जरूर हो, उसको लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री देंगे। अगर हट के बात करें, दूसरी बात करें जया, तो एक तरफ जहां UKSSC में भर्ती विवाद चल रहा है वहीं दूसरी ओर जिला सहकारी बैंकों में जो चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती हुई उसमें भी परिवारवाद देखने को मिला है। अधिकारी हो, नेता हो, तमाम रिश्तेदारों चहेतों को भर्ती कराया गया है। उसको लेकर भी शासन की ओर से जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था वो अपनी अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर देगी और उसके बाद में ही एक जानकारी जो मिल रही है कि बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में 72 घंटे सावधान की। दरअसल जोशीमठ से बड़ी खबर है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर गोविंद घाट में नाले में फंसा वाहन
और गाड़ी के फंसने की वजह से राजमार्ग पर लंबा जाम दिखाई दिया। सुबह नाले में उफान की वजह से यहां पर वाहन फंसा। जेसीबी की मदद से वाहन को निकाला जा रहा है। और आपको बताएं कि कल रात बारिश के बाद नाले में उफान आया था और इसकी वजह से ये स्थिति देखने को मिली है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात से बारिश हो रही है जिसकी वजह से स्थिति काफी खराब है। यहाँ पर गोविंद घाट की ये तस्वीर है जहाँ पर एक गाड़ी फंस गई। लोग किस तरीके से कड़ी मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गोविंद घाट की ये तस्वीर है। जोशीमठ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग पर गोविंद घाट में नाले में फंसा ये वाहन और इस गाड़ी के फंसने के बाद एक जाम की स्थिति दिखाई दी। वाहनों की लंबी कतार दूसरी तरफ आप देख सकते हैं। हाईवे के किनारे किस तरीके से गाड़ियां रुकी हुई थी। इंतजार ये हो रहा था कि गाड़ी ये निकाली जाए और उसके बाद यातायात बहाल हो। दोनों ही तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार बारिश की वजह से स्थिति ये बन गई कि नाला उफान पर आ गया और इसकी वजह से जो लोग यहां से आवाजाही कर रहे थे उन लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कत हुई। मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गाड़ी फंस गई किसी की तो किसी को लंबा इंतजार करना पड़ा। जाम में फंसे रहना पड़ा। हाईवे के किनारे गाड़ियों की लंबी कतार आप देख सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। आज बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यानी देवभूमि पर अगले 3 दिन जबरदस्त बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को पहले से सतर्क रहने की जरूरत है। आज बागेश्वर के लिए यह अलर्ट है। 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट है। 14 और 15 सितंबर की बात करें तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को पहले से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि आने वाले समय में स्थिति क्या होगी, उसके हिसाब से वो अपने रोजमर्रा के लिए तैयारियां भी कर लें। 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी हुआ। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। धारचूला में मॉनसून जाते जाते भी जख्म दे रहा है। आशियाने नदी में समा रहे हैं जिससे लोगों में खौफ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने खोतीला क्षेत्र में नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाके में चलाए जा रहे राहत और बचाव काम का हवाई निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर अभी काफ़ी नुकसान हुआ है। खोतीला जो गांव है वहाँ पर 58 परिवार पूरी तरह से उनके घर मकान सब चले गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एल धारा है जहाँ पर पूरा भूस्खलन हुआ है, उससे पूरा धारचूला शहर के अंदर मलबा भी आ गया और काफ़ी घर उसकी जद में आ गए हैं, कुछ नुकसान हो गया। इसको लेकर हम लोगों ने जहाँ पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुनर्वास हो और जो लोग यहाँ पर अभी आपदा राहत शिविर में हैं उन सभी के लिए कुछ किराए इत्यादि की व्यवस्था करके उसका किराए के लिए भी जो है सरकार उनके लिए करेगी और साथ ही साथ जो आपदा राहत के काम है वो करेंगे। धारचूला में भारी बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं नेपाल के धारचूला में बादल फटने से पिथौरागढ़ के समीपवर्ती क्षेत्रों में बड़ी तबाही हुई है। कुदरती आपदा में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज कुमार की रिपोर्ट।
देहरादून में एक कई दशक पुरानी इमारत को जल्द ही गिराया जा सकता है। इस इमारत में मौजूद दुकानदारों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 14 सितंबर तक अपनी दुकानें और घर को वो खाली कर दें। क्या देहरादून के लोग भी नोएडा के ट्विन टावर के गिरने जैसा नजारा देखेंगे? क्या देहरादून की इस इमारत को भी इसी तरह गिरा दिया जाएगा? देहरादून के लोगों के जहन में भी इन दिनों ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। देहरादून की इस 40 दशक पुरानी इमारत का आखिरकार क्या होगा? कि बढ़ाने की बात करें, फिर भी हम हर टर्न पर आपको कहते हैं अच्छा बढ़ा लीजिए, बढ़ा ली, हम बढ़ा के आपको किराए का कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपके चीफ चेयरमैन हमने वहाँ से बॉम्बे से आए थे, उनसे भी बात करी, वो हमारे से एग्री हो गए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस इमारत पर विवाद क्या है। दरअसल 1930 में धनी सेठ और बेकर्स रहे मनसा राम ने इमारत का निर्माण करवाया था। इमारत को दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर बनाया गया था। इसे बनाने के लिए धनी सेठ ने भारत इंश्योरेंस कंपनी से 1,25,000 रुपए का लोन लिया था, मगर धनी सेठ वो पैसे वापस नहीं कर पाए, जिसके बाद उनकी कई संपत्ति पर भारत इंश्योरेंस कंपनी ने कब्जा कर लिया है। कई दशक बाद अब LIC वो केस जीत गई है, इसीलिए इस इमारत को खाली कराया जा रहा है। लेकिन दुकानदार इसके लिए राजी नहीं। दुकानदारों का कहना है कि आखिरकार वो जाएंगे कहां? डिसीजन को लेके सारे कोर्ट्स में चले गए और हमारा लाखों रुपया कोर्ट में खर्च हो गया। हम फाइनेंशियली भी वीक हो गए, सब चीज़ वीक हो गए। अल्टीमेटली कहते हैं खाली कर दो। अब हम ये चाहते हैं कि अगर आप ये खाली करवाना चाहते हैं तो हमें कंपनसेट करो। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी इमारत को खाली कराने की कार्रवाई चल रही। 14 सितंबर को ये इमारत पूरी तरह से खाली कराई जा सकती है। अभी जो मेरे संज्ञान में था, एक तो गिरासू प्रॉपर्टी के बारे में था, प्लस कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो ये मामला डिटेल में मैं अपने यहाँ पे जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनको कह दूंगी, एक बार देख लें और जो भी कार्रवाई नियमानुसार हो सकती है वो करें। सितंबर सेकेंड वीक में वो बिल्डिंग खाली होनी है, तो वो उन्होंने जो फोर्स के रिक्वायरमेंट है वो पैसे जमा कर दिया है और जिस तारीख को निश्चित कर देंगे उस तारीख को हमारी फोर्स चली जाएगी, वो बिल्डिंग खाली हो जाएगी। इस इमारत में भी 70 के करीब दुकानें हैं, जबकि इमारत में 150 से ज्यादा परिवार रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इमारत खाली कराई जाती है तो इन लोगों का क्या होगा? ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अब खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के लक्सर इलाके में शराब कांड मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लोगों की कच्ची शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देवभूमि में कच्ची शराब पीने से 4 लोगों की जान गई थी और इस मामले में 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। और देखिए, जब ये गिरफ्तारियां हुई उस वक्त की तस्वीरें हैं। पुलिस ने कच्ची शराब के मामले में अभियान चलाते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। लक्सर शराब कांड मामले में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और कच्ची शराब पीने की वजह से 4 लोगों की जान गई थी। और वहीं हरिद्वार के लक्सर में हुए शराब कांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इसी ने इन 4 लोगों को कच्ची शराब पिलाई थी। हरिद्वार के लक्सर में हुए शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। SSP योगेंद्र सिंह रावत का दावा है कि शराब कांड का मुख्य आरोपी विजेंद्र नाम का एक शख्स है। पुलिस दावा कर रही है कि विजेंद्र के घर पर ही उन 4 लोगों ने शराब पी थी, जिनकी मौत हुई है। पूर्व में इसने अपने खेतों में ये शराब निकाला करता था और आज से करीब 5-6 महीने पहले इसने खेतों में शराब निकालकर उनको केन में बंद करके दबा दिया था, उस उम्मीद से कि भविष्य में जब कभी चुनाव होगा तो मैं इसका उपयोग करूँगा। उस केन में से इसने एक केन निकाली थी और उसकी शराब को इन लोगों ने पिया था। पूछताछ में ये भी पता चला है कि जिस शराब को पीने से 4 लोगों की जान गई है वो कच्ची शराब थी। आरोपी विजेंद्र ने उस शराब को खुद ही निकाला था।
विजेंद्र की पत्नी चुनाव लड़ रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए इसने उसी कच्चे शराब का इस्तेमाल किया था। तो ये बात अब लगभग निश्चित हो चुकी है कि इसी व्यक्ति के द्वारा जो शराब वितरित की गई उसी से ये सब जो प्रभाव हैं वो उत्पन्न हुए हैं। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। चूँकि यहाँ पर महिला सीट है तो इसकी जो पत्नी है वो प्रत्याशी थी, जिसके चक्कर में ये सब शराब पिलवा रहा था। शनिवार को पथरी इलाके के फूलगढ़ गांव में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई थी। आशंका थी कि शराब जहरीली थी, मगर एसएसपी ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। शराब के सेवन से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी सही जो जानकारी है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम इसमें हो चुका है और बिस्रा इसमें प्रिजर्व किया जा चुका है। तो जो बिस्रे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि वास्तविक मौत का कारण क्या रहा। इस पूरे मामले में अब तक कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस और आबकारी विभाग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। हरिद्वार की आबकारी निरीक्षक समेत 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। तो वहीं पथरी थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। उधर डीएम ने मामले के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये मामला ऐसे समय में गरमाया है जब हरिद्वार में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है पुलिस और प्रशासन कटघरे में है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला के साथ लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।